हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मजे में अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे हो। सो आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। एज की मैंने बात करी है आज बोर्ड एग्जाम की, तो आप समझ ही सकते होगे, आप देख भी सकते हो यहाँ कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स का और उसके बारे में कि कैसा होगा आपका एग्जाम, दैट मीन्स कैसा आपका आने वाला है मैथ्स का पेपर। ठीक है, तो 2023 के पेपर में कैसा रहेगा पैटर्न, क्या होंगे उसमें पोर्शंस, किस तरह से मार्क्स डिवाइड होगा, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो आप भी एकदम रेडी हो जाओ, नोटबुक ले लो, पेन ले लो और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो सब आप नोट कर सकते हो और अकॉर्डिंगली अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल शुरू कर सकते हो। ओके, तो वी आर रेडी टू गो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वाइज मार्क्स। आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने पूरे यूनिट, आपको पता ही आपके एग्जाम में, दैट मीन्स आपके जो मैथ्स का पेपर है उसमें 2 बुक तो हैं, बट दोनों बुक मिला के आपके पास है टोटल 6 यूनिट्स, राइट, और 13 चैप्टर्स है। तो यहाँ मैंने सब कुछ लिख लिया है कि कैसे कैसे आपका यूनिट डिवीजन है, आपके मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन सारे यूनिट में और चैप्टर वाइज कैसा है। तो देखो, देख सकते हो आपके यहाँ पे हमारा जो पहला यूनिट है वो रिलेशन एंड फंक्शंस है और इसके अंदर है अपने 2 चैप्टर। ओके, तो 2 चैप्टर कौन कौन सा है समझ ही गए होंगे। यस, इट इज रिलेशंस एंड फंक्शन एज वेल एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, अब देखते हैं दूसरे में, जो दूसरा यूनिट है वो है अपना अलजेब्रा। अलजेब्रा में आता है अपना मैट्रिसेस एज वेल एज डिटर्मिनेंट्स। फाइन, उसके बाद थर्ड यूनिट है अपना कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर है 5 चैप्टर्स। कैन यू इमेजिन, 5 चैप्टर्स है और उन चैप्टर्स का नाम आपको पता ही होगा क्या क्या है। सबसे पहला है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, देन अपना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके बाद हम आते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में, वहाँ पे है इंटीग्रल्स, देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड देन डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट। तो सारा कुछ मिला के अपना आता है थर्ड यूनिट, दैट इज कैलकुलस। उसके बाद फोर्थ यूनिट जो है वो है वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। तो इसमें भी 2 चैप्टर है, नाम से ही समझ में आ रहा है, दोनों चैप्टर्स में ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया गया है। दैट मीन्स पहला है वेक्टर अलजेब्रा और दूसरा है अपना 3D ज्योमेट्री। क्लियर। देन अपना आते हैं हम 5th वाले यूनिट में, इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है और वहाँ लिखा हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग। करेक्ट, तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। क्लास 11 में जैसे आपने ड्रॉ करना सीखा था लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को, लीनियर इक्वेशंस को, उसी को बस थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पे उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फाइन, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं प्रोबेबिलिटी में, छठा यूनिट है हमारा, उसमें भी बस है एक चैप्टर और वो है अपना प्रोबेबिलिटी। क्लियर, तो ये तो हो गए अपने कैसे कैसे यूनिट है, उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे वो है अपना मार्क्स। दैट मीन्स देखो, पहला जो यूनिट है जिसमें 2 चैप्टर्स हैं, दोनों में से अपने कितने मार्क्स आने वाले हैं? 8। क्लियर, तो पहले वाले यूनिट से आ गया है 8 मार्क्स। फाइन, उसके बाद जो दूसरा यूनिट है जहाँ पे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की हम बात करते हैं, वहाँ से आने वाले हैं 10 मार्क्स। क्लियर, ओके। अब उसके बाद देखो कैलकुलस जिसमें 5 चैप्टर हैं, उन 5 चैप्टर को मिला के अपना सबसे ज़्यादा मार्क्स आता है, दैट इज 35 मार्क्स। हो भी क्यों ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ 5 चैप्टर्स हैं, तो आप समझ ही सकते हो वेटेज उसी तरह से होंगे। ओके, तो उसके बाद हम चलते हैं वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री पे। यहाँ पे भी अपने मार्क्स आते हैं 14। तो दोनों चैप्टर का इंक्लूड कर लो तो आपके 14 मार्क्स यहाँ पे बनते हैं। क्लियर, एंड देन वी आर कमिंग टू लीनियर प्रोग्रामिंग। यहाँ से सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पहले आता था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, बट इस बार चांसेस है कि आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से ना आए, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए और साथ ही साथ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए। ओके, राइट, तो चलो ये भी हो गया अपना। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में है अपना 8 मार्क्स और टोटल मिला के आपके आ गए हैं 80 मार्क्स, राइट। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा वेटेज अकॉर्डिंग टू चैप्टर एज वेल एज यूनिट। क्लियर, तो प्रोबेबिलिटी में आपको पता ही है कि काफ़ी चैप्टर्स अपने जो हैं, मतलब चैप्टर्स में जो सब सेक्शंस है बहुत सारे डिलीट कर दिए गए हैं इस बार के एग्जाम में, तो मैं वो सब भी डिस्कस करने जा रही हूँ। सो जस्ट डोंट वरी एट ऑल, मैं सारा कुछ बताऊंगी कि कौन कौन सा टॉपिक है इंपॉर्टेंट और कौन सा टॉपिक नहीं है। और साथ ही साथ मैं एक और बात बता दूँ कि हम लोग का ऑलरेडी रिविजन रेस चल रहा है, तो अब वहाँ पर भी हर एक चैप्टर वाइज भी मैंने वहाँ पर बता रखा है कि कैसे कैसे वेटेज है और किस तरह के क्वेश्चन और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप वो भी देख के आराम से अपनी तैयारी एकदम अच्छे से शुरू कर सकते हो। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट में आपने आते हैं 20 मार्क्स, राइट। पता ही होगा आपको इंटरनल असेसमेंट के बारे में, स्कूल में आपको पता चल चुका होगा। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो मैं फिर से बता दूं, इस 20 मार्क्स में से
10 मार्क्स का डिवीजन है। 10 मार्क्स आपके आएंगे जो अभी तक आपने इंटरनल असेसमेंट दिए हैं ना, दैट मीन्स जो एग्जाम्स दिए हो, यूनिट टेस्ट दिए हो, उन सब में से जो मार्क्स होता है इंक्लूड करके 10 मार्क्स वहाँ से बनेंगे। और 10 मार्क्स जो होगा वो होगा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से। मैथ्स का जो आपने मैथ लैब का बुक देख ही लिया होगा, देखा होगा कि कैसे कैसे उसमें होते हैं, तो उस मैथ लैब वाले से आपका एग्जाम होगा, स्कूल में ही होगा, ये इंटरनल एग्जाम होगा, तो वहाँ से आपके 10 मार्क्स। तो दैट मीन्स टोटल 20 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे और जो बचा 80 मार्क्स वो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आएगा उसके ऊपर। क्लियर? तो टोटल मिला के हो गए अपने 100 मार्क्स। डन। तो इस तरह से मेरे को लग रहा है कि अगर आपने एकदम अच्छे से तैयारी कर ली है, शुरू कर दिया है, तो 100 मार्क्स लाना कुछ टफ नहीं है ना। तो मैथ्स में ऐसा नहीं कि वर्ड्स पे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो। क्लियर? तो चलो इसके आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट। काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। पढ़ तो लिया उन्होंने, लेकिन ये अगर नहीं पता करोगे तो फिर आप उस तरह से तैयारी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में मेनली इस बार का जो पैटर्न है, अभी तक का जो आपका सैम्पल पेपर अवेलेबल है आपके एनसीईआरटी और सीबीएसई के साइट पे, वहां से हमने लिया हुआ है। वहां पे मैंने देखा है कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में जो होंगे टोटल मिला के 5 सेक्शन होंगे, ABCDE, ठीक है। ओके, तो पहला सेक्शन कैसा होगा, इसमें होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 18+2, दैट इज टोटल 20। क्यों मैंने 18+2 लिखा है? बिकॉज जो पैटर्न होगा क्वेश्चन का, टाइप जो होगा क्वेश्चन का, वो होगा आपका MCQs, ठीक है। तो MCQs होंगे 18, दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होंगे, जहाँ 4 ऑप्शन होंगे उसमें से आपको करेक्ट वाला ऑप्शन चूज करना है, दैट इज 18। एंड जो 2 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे मोर, वो कैसे होंगे, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, दैट मीन्स असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपने रिविजन रेस किया है अटेंड, तो वहाँ पे मैंने पहले वाले चैप्टर से ही, दैट मीन्स अपना रिलेशंस एंड फंक्शंस जो होता है, वहाँ से मैंने वो क्वेश्चंस लिया हुआ है। कुछ चैप्टर में जहाँ से आते हैं ऐसे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, मैंने वहाँ पे इंक्लूड करा है। तो आप देख सकते हो कि वहां से भी समझ सकते हो कि एक होगा आपका स्टेटमेंट, दैट मीन्स 2 स्टेटमेंट होंगे, एक होगा असर्शन और दूसरा होगा रीजन। आपको बताना है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट वो ट्रू है और क्या वो सच में उसका रीजन है, ठीक है। तो ये आप वहां से चेक कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे 18+2, दैट मीन्स दोनों ही जो होंगे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो आपके 1 मार्क का क्वेश्चन बनते हैं 20। सो दैट्स वाई जो टोटल मार्क्स हुए यहाँ से फर्स्ट वाले सेक्शन से, दैट इज सेक्शन ए से, वो हो गए आपके 20 मार्क्स। क्लियर है? ओके, समझ में आ गई बात यहाँ पे। अब चलते हैं आगे। अब देखो, बी जो सेक्शन है वहाँ पे अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं 5, बस 5 क्वेश्चन होंगे। अब ये कैसा होगा आपका, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट मीन्स VSA टाइप। तो VSA में पता ही है कि ज़्यादा नहीं लिखना होता है, बस 1-2 लाइन 3 लाइन लिखो, काम खत्म और आ जाएंगे आपके 2 मार्क्स। तो दैट मीन्स 2 मार्क का क्वेश्चन है 5, तो कुल मिला के कितने हो गए 10। तो यहाँ से हमें 10 मार्क्स मिलने हैं। क्लियर? तो सेकंड वाला हो गया सेक्शन अपना। अब चलते हैं थर्ड सेक्शन पे। थर्ड सेक्शन में कितने क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे और 6 क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट मीन्स बहुत छोटा भी नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं, मीडियम, दैट मीन्स 4 लाइन, इस तरह का 4 लाइन से मैक्सिमम 5 लाइन में होगा। अब ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन और आपके लिखने के तरीके पे भी, बट बहुत लंबा वाला क्वेश्चन नहीं होगा यहाँ। तो यहाँ पे जो होंगे वो होंगे आपके 3 मार्कर क्वेश्चन और टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 6 × 3 दैट इज 18। तो 18 मार्क्स आपके यहाँ से बन गए। क्लियर है? समझ में आ रही है बात सबको? अब उसके बाद चलते हैं 4th सेक्शन पे, जो कि है अपना D सेक्शन। यहाँ पे होंगे अपने 4 क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चंस जो होंगे ये होंगे अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों को इसी का रहता है वेट कि भाई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, तो ये इस बार 4 ही आ रहे हैं, ठीक है। पहले आते थे, बहुत पहले आते थे आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो वो आते थे 6। उसके बाद फिर से पैटर्न चेंज हुआ तो 4 ही आने लग गए थे 5 मार्क्स के, बट इस बार 4 यहाँ पे इस बार जो है आपका क्वेश्चन वो 4 आएगा और वो कितने 5 मार्कर। तो 5 मार्कर क्वेश्चन 4 आ रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप। तो इसमें आप समझ लेना कि मैं वो भी बताने वाली हूँ कि कौन कौन टॉपिक से मेनली आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी बस इतना समझ लो कि 4 × 5 कितने हो गए 20। तो आपके सेक्शन D में से 20 मार्क्स आपके पास आ जाएंगे। क्लियर? अंडरस्टूड? अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है बिल्कुल न्यू आपके इस बार के लिए, ठीक है, वो क्या है अपना E सेक्शन और उसमें है 3 क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन है ये है अपना केस बेस्ड स्टडीज वाला, दैट मीन्स केस स्टडी होगा या फिर यहाँ पर जो अपना पैसेज होता है, पैसेज रीडिंग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसमें से लॉजिक समझना है आपको और फिर आंसर करना है। और क्वेश्चंस जो होंगे बेसिकली वो होंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या तो फिर
एकदम टू द पॉइंट वाले, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, राइट। उस पैसेज में से पढ़ना है आपको, समझना है क्वेश्चन को, उसके बाद एकदम आंसर देना है। तो छोटे छोटे आंसर वाले टाइप के ही क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 1 मार्क के या तो फिर 2। तो मेनली अभी तक जो पैटर्न दिखा है हमारे पास, जो अपने पास अपना सैम्पल पेपर है, उसके अकॉर्डिंगली इसमें 3 क्वेश्चन होंगे, एक मार्क्स के, और जो तीसरा होगा वो 2 मार्क्स का हो सकता है, और उसमें है इंटरनल चॉइस, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे ये जो टोटल मार्क्स लेगा ये 3 तरह का क्वेश्चन, दैट मीन्स जो 3 केस स्टडी वाला क्वेश्चन है उसमें ईच क्वेश्चन में 4 मार्क्स है। तो कुल मिला के आपके कितने हो गए? 12 मार्क्स। क्लियर है? अंडरस्टूड। तो इसके बाद देखो, आप समझ ही सकते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अभी तक आते थे वो डिफरेंट होते थे, बट इस बार आपके हैं 38 क्वेश्चंस। ओके, तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि टू लेंदी है, कि आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने में। एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, तो क्विकली आप बना सकते हो ऐसे क्वेश्चन। ओके, तो ट्राई करना कि सबसे पहले हमने क्या करना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। फिर शॉर्ट आंसर पे जाना, फिर वेरी शॉर्ट पे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद समझ में आया तो आप केस स्टडी कर सकते हो। या तो केस स्टडी आप देख के समझ सकते हो कि बहुत ईजी है, तो पहले आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप पहले ये वाला सेक्शन करना है, दैट मीन सेक्शन डी को पहले करना है, उसके बाद चलना सेक्शन सी पे, ठीक है। मैं डबल स्टार कर रही हूँ, दैट मीन सेकेंड टाइम, एंड देन उसके बाद कर लेना फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद आप आ जाना फर्स्ट सेक्शन पे, और फिर आप कर सकते हो ये वाला। ओके, तो दैट मीन्स 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आप रख सकते हो ऑर्डर, या तो फिर 4 के पहले आप 5 भी कर सकते हो अकॉर्डिंगली। क्लियर? अंडरस्टूड। तो टोटल मिला के अपने कितने क्वेश्चन के आ गए यहाँ पे मार्क्स? 38 क्वेश्चन है और 80 मार्क्स है। फाइन। अब एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई अगर नहीं समझ में आया, जो क्वेश्चन आया है वो अगर नहीं आता रहे, तो वो क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं चाहता कि कोई बच्चा फेल करे, ठीक है। तो इसके लिए ही 33% जो है वो इंटरनल चॉइसेस हैं आपके पास, दैट मीन्स टोटल 27 मार्क्स। तो 27 मार्क्स ही होता है अपना पास मार्क्स आउट ऑफ 80, करेक्ट। आपको पता ही है 33% में ही पास करते हो। तो 33% जो क्वेश्चंस है ना वो इंटरनल चॉइसेस वाले होते हैं। बट ये ध्यान रखना कि इंटरनल चॉइसेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर मान लो एक क्वेश्चन आ गया आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो उसके ऑप्शन में होगा कहीं डिफरेंशियल वाला क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। इंटरनल चॉइस मतलब विद इन द यूनिट होगा, ऐसा नहीं कि यूनिट 1 में से ऑप्शन दिया है फिर दूसरा ऑप्शन दे दिया यूनिट 6 में से, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यूनिट 1 में जो जो चैप्टर है उसमें आपका चॉइस हो सकता है, या तो यूनिट 2 में जो चैप्टर है उनमें से आपका चॉइस बनेगा। क्लियर है? अंडरस्टूड है। और अगर जैसे प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है तो वहाँ पे भी हो सकता है कि अगर ऑप्शन आए तो उसी वाले चैप्टर में से ही आएगा आपका ऑप्शन। क्लियर? डन। इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो अब चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ। और ये देखो, ये रहा अपना टॉपिक्स ऑफ क्वेश्चन, जिसके बारे में मैंने अभी अभी बात किया था आप लोगों से कि जनरली बच्चों को ये रहता है ना कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने आने वाले हैं और कहाँ से आने वाले हैं, ये पता चल जाए तो लाइफ आसान है। तो वही आसान करने के लिए मैं यहाँ आ चुकी हूँ। तो आप देखो अपने जो क्वेश्चन है आप समझ ही चुके हो कितने आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो अपने 5 मार्कर हैं और 4 क्वेश्चन आते हैं। तो देखो 4 क्वेश्चंस हैं, 5 मार्कर, और बेसिकली अभी तक मतलब जो रिसर्च के बाद दिखा है, पेपर आपके देखने के बाद अभी तक के जितने भी साल के क्वेश्चंस हैं सबको देखने के बाद ये समझ में आया है कि यहाँ जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके 4, वो मेनली पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस से, ठीक है। दैट मीन्स एक जो होगा वो समझ लो आपकी पहले वाले यूनिट से, जिसके अंदर रिलेशंस एंड फंक्शंस है और ऑप्शन में आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी है, ठीक है। तो मेनली जो आता है ना क्वेश्चन रिलेशंस एंड फंक्शंस से ही आता है। ओके, डन। क्लियर है ये बात? दैट मीन्स उस दोनों जो यूनिट है अपना पहला यूनिट, पहले में से जो पहला चैप्टर है दैट मीन्स दिस चैप्टर ओनली, रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसी में से क्वेश्चंस आते हैं जो कि होगा आपका 5 मार्कर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आप ये भी समझ चुके होंगे कि मेनली क्वेश्चन आएगा किस तरह का। करेक्ट। इसमें जो है सबसे जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो आता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन से, और उसके साथ मिक्स करके दे सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास। तो चलो मैं वो भी लिख देती हूँ, इक्विवेलेंस रिलेशन से आएंगे क्वेश्चन, और उसके साथ प्लस करके क्लास के बारे में हो सकता है कि एक क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क वाला। ओके, तो 4 + 1 यहाँ पे 5 मार्क्स हो गए आपके। क्लियर? अब देखो जो दूसरा है क्वेश्चन वो आ सकता है आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से। तो बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना वो आपका ए इनवर्स फाइंड करना है, और उसके बाद आपका जो इक्वेशन होगा आपका लीनियर इक्वेशन उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्विंग ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपने रिवीजन टेस्ट में देखा ही होगा कि मैंने दोनों ही डिस्कस किया है। तो आपके इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से, वो भी होगा आपका 5 मार्क्स का। डन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो आने वाला है आपका
वो मैक्सिमम चांस है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रल से ही होगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मतलब यहाँ पे आपको मेनली जो करना है फाइंड आउट, वो एरिया फाइंड आउट करना होता है जो गिवन अपना क्वेश्चन होगा, उसका एक छोटा सा ग्राफ जस्ट प्लॉट करना है आपको, नॉट इन द ग्राफ पेपर ओनली, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आपको पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाया भी हुआ है पहले आपको। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, एरिया बनाना है, प्लॉट कर लेना है और फिर हमें वहाँ पे लिमिट लगानी है, उसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी ही हो जाता है ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको अच्छे से प्रॉपर फॉर्मूला पता है तो, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में से यही आएगा। और एक और बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं सबके बारे में अभी आगे डिस्कस भी करूंगी, बट फिर भी बता दूं कि काफ़ी टॉपिक्स जो है ना इस बार आपके सिलेबस में से हटा दिए गए हैं, एलिमिनेटेड है। तो वो सब टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आते थे, अभी तक के आपने क्वेश्चन अगर इसमें देखे होंगे ना तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी होते थे। दैट मीन्स 2 कर्व होते थे, उसके बीच का हमें निकालना होता था एरिया। तो उस तरह का कॉम्प्लिकेटेड वाला जो क्वेश्चन है इस बार नहीं आएगा, बहुत सिंपल आने वाले हैं, ठीक है। समझ रहे हो, उसके बारे में चलो आगे डिस्कस करूंगी। और यहाँ पे भी आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से भी क्वेश्चन आता था वो भी इस बार नहीं है आपके सिलेबस में, तो वहाँ से भी नहीं। तो मैक्सिमम चांस है कि ए इनवर्स यहाँ से आएगा और यहाँ से आपका एरिया निकालना होगा, और वो भी बहुत सिंपल कर्व के बीच में से, ठीक है। क्लियर, डन। अब चौथा जो क्वेश्चन है वो हो सकता है कि 3D में से आए या तो फिर हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी में से आए, दोनों में से ही ऑप्शन है, बट ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके ये जो है वो 3D में से ही आएंगे। ओके तो 3D में से 5 मार्क का क्वेश्चन, पहले तो प्लेन में से भर के क्वेश्चन आते थे, इस बार आपके सिलेबस में मजे की बात ये है कि प्लेन्स है ही नहीं। तो प्लेन्स है नहीं तो बचा क्या, बहुत सिंपल से टॉपिक्स बचे हैं, तो बस उसी में से आने वाला है। दैट मीन्स मेनली हो सकता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स होगा, या तो एंगल उसके साथ एक और कर दिया, या क्वेश्चन की एंगल बिटवीन दिस 2 लाइन्स ऑल्सो यू हैव टू फाइंड। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, बहुत सिंपल होगा, आराम से आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ना 20 मार्क्स तो आपके आराम से बन गए। ओके अब मेन आपको समझ में आ रहा होगा कि केस स्टडी में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो केस स्टडी में जो देखा गया है ना पैटर्न क्वेश्चन का, मैंने बताया था कि एक लिखा रहेगा पैराग्राफ, दैट मीन्स में केस के बारे में कुछ बताया जाएगा डिटेल में और फिर आपको वहाँ से उसका सोल्यूशन करना है। तो केस स्टडी में जो क्वेश्चन मैक्सिमम जो बन सकते हैं वो प्रोबेबिलिटी से बन सकते हैं, इसीलिए चांसेस है कि प्रोबेबिलिटी यहाँ ना आके यहाँ पे आए। तो एक क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी से रहेगा ही रहेगा, इतना आप समझ सकते हो, ठीक है। और उसमें सब पार्ट्स होंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चंस ही होंगे, ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन हो गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो है चांसेस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पता ही है आपको कि मैक्सिमा पॉइंट होता है, मिनिमा वाला पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट, इन सब के बारे में जो होगा, या तो फिर रेट ऑफ चेंज के ऊपर ही कोई क्वेश्चन हो जाए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले में से, ठीक है। बट 2 चीज़ें आपके पास नहीं है इस बार एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी आगे, जो कि है आपका कौन सा, यस आप समझ ही गए होंगे, अप्रॉक्सीमेशन नहीं है और साथ ही साथ आपका कौन सा नहीं है, बताओ मुझे, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स नहीं है, ठीक है। तो वो 2 टॉपिक को छोड़ के बाकी जो भी है आपका उन तीनों टॉपिक में से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। डन, क्लियर। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन होगा वो हो सकता है कि फिर से ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यहाँ पे ले लिया जाए और साथ ही साथ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऐड कर दिया जाए। मैंने बताया था ना सब पार्ट्स होते हैं, तो ऐसा मिक्सचर वाला क्वेश्चन हो सकता है कि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो मेनली जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे आते हैं कि आपके क्या पॉइंट होंगे जिसपे ये डिफरेंशियबल नहीं है या तो कंटिन्यूस नहीं है, ऐसा वाला क्वेश्चन, उसके साथ एक कोई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्वेश्चन दे दे आपको, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जानने के लिए आप आराम से रिवीजन रेस वाला जो है सेशन वो देख लो, उसमें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने सारे तरह के क्वेश्चंस लेके वहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख लेना, ये पूरा डिस्कशन हो गया इसके ऊपर कि आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्कर है, 4 कौन से टॉपिक में से, देन केस स्टडी वाले क्वेश्चन 4 मार्कर हैं और कौन टॉपिक में से हैं। क्लियर है, एकदम समझ गया हो आप लोग। तो चलो अब आगे देखते हैं कि कौन से टॉपिक अपने इंक्लूडेड नहीं है इस बार के सिलेबस में। और ये रहे आपके वो सारे टॉपिक्स और चैप्टर्स जो कि इस बार आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो देख सकते हो ड्रॉप टॉपिक्स और चैप्टर्स, तो चैप्टर वाइज मैंने सारा कुछ टॉपिक लिख लिया है जो कि नहीं है आपके सिलेबस में। तो आप समझ ही सकते हो जो नहीं है उसको छोड़ के जो है वही है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो देखो पहला जो चैप्टर है वो क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस में से
देख सकते हो आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं आने वाला, तो ये हटा लिया गया है। साथ ही साथ बाइनरी ऑपरेशंस भी हटा दिया गया है। तो बचे क्या, बहुत सिंपल सी चीज़ें बची हैं। अब बस आपका मेन जो बचा है इक्विवेलेंस रिलेशंस, इक्विवेलेंस क्लास, और बस वही सारी चीज़ें 1 1 on 2 ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, 1 1 on 2 के बारे में आपको मैं आगे भी बताने वाली हूँ। तो ये देखो, इसके अंदर बस उतनी चीज़ें बची, जो कंपोजिशन, जो कंपोजिट फंक्शंस आप निकालते थे, इन्वर्स निकालते थे, वो सब अब नहीं करना है आपको। ठीक है, तो बहुत सिंपल 2 ही चैप्टर में एक्सरसाइजेस समझ लो कि आपके सिलेबस में है इस बार। ओके, तो ये हो गया, आपका लाइफ बहुत आसान कर दिया गया है। अब चलते हैं सेकेंड वाले चैप्टर पे, जो कि है अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता था प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले आते थे, वो सारा कुछ हटा लिया गया और बेसिक फॉर्मूले बस आपको यूज़ करने हैं, जो कि है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। एंड सिमिलरली इस तरह से आप देख सकते हो कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स या तो फिर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स। दैट मीन्स बस सिंपल जो इस तरह के होंगे ना, इस तरह का ही आपको लेना है। और जो मेनली होता था आपका tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, उस तरह के जो फॉर्मूले थे बहुत सारे, वो सब हमें नहीं करना है इस बार। ठीक है, तो बस यहाँ पे बचा क्या है, डोमेन एंड रेंज, तो वो सब एकदम ध्यान से देख लेना। और साथ ही साथ प्रिंसिपल वैल्यू, आपका जो ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है, इसके ऊपर आप एकदम अच्छे से ध्यान देना, बिकॉज जब ये सब नहीं है तो ऑफकोर्स क्वेश्चंस जो होंगे मैक्सिमम यहीं से आने वाले हैं, और यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास में से और इक्विवेलेंस रिलेशन में से। ठीक है, या तो फिर 1 1 on 2 जो है, ओके, उनमें से। तो ये सारे टॉपिक आप ऐसे ही समझ सकते हो कि सुपर इंपॉर्टेंट हो गए हैं, बिकॉज ये सब जो है, जो आपका नहीं है, तो उसके बाद छोड़ के यही सब टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बचता है। अब क्लियर है, अंडरस्टूड है, तो दैट मीन्स ये भी नहीं है अपने सिलेबस में। डन, क्लियर। अब आगे चलो, मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस में देखो क्या है, मैट्रिसेस में आपका जो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम निकालते थे, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, वो नहीं है सिलेबस में। और साथ ही साथ इन्वर्स निकालते थे, ये यूज़ करके हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस, वो भी नहीं करना है। तो अब क्या है, बहुत सिंपल सा फंडा बचा है इसके अंदर, वही सब कुछ आने वाला है। ओके, समझ में आ रही है बात आपको? दैट मीन्स एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, फिर इन्वर्स कैसे निकालते हैं, यहाँ पे कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दैट मीन अलजेब्रा ऑफ जो अपना मैट्रिसेस है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हैं। अब चलो फोर्थ पे, जो कि है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, और यहाँ से क्वेश्चंस तो मस्ट थे आने के लिए, वो अब नहीं है आपके सिलेबस में। तो समझ ही सकते हो, दैट मीन्स इन दोनों को यूज़ करके ए इन्वर्स जो है, फिर अलजेब्रा जो है आपके मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। ठीक है, साथ ही आपका ए ट्रांसपोज, इन सब से आपके क्वेश्चन सब बनते हैं यहाँ पे। ओके, ऑब्जेक्टिव एंड दोनों ही मिला के, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के भी। ओके, क्लियर है। अब चलो आगे आते हैं हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, जो आपका मीन वैल्यू थ्योरम था, ओके, दैट मीन्स रोल्स थ्योरम और जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम थे, वो सब अब हटा लिया गया है। तो वो हटा लिया गया है, तो बहुत लाइफ ऐसे ही आसान हो गई। और साथ ही साथ डेरिवेटिव ऑफ, देखो स्टार मार्क तो नहीं करना था मुझे वहाँ पे, ऐसे क्या करना था, हमें क्रॉस करना था, तो चलो क्रॉस कर दे। ओके फाइन, तो मीन वैल्यू थ्योरम नहीं है, और साथ इसके साथ एक्सरसाइज जो 5.8 था, ये भी नहीं करना है हमें। और डेरिवेटिव जो है कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स भी नहीं है। दैट मीन्स क्या है, इनवर्स में अगर आप बात करोगे तो सिर्फ साइन इनवर्स एंड देन कॉस इनवर्स एंड टैन इनवर्स, तो उसका अपोजिट वाला, उसका रेसिप्रोकल वाला इनवर्स अब नहीं करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली उसका जो इंटीग्रल है वो भी आपको नहीं करना होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ से हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर आप समझ ही सकते हो। फिर इंपॉर्टेंट बचा क्या, अपना कंटिन्यूटी वाला चैप्टर, दैट मीन्स उसमें जो आपके पॉइंट्स आते हैं, कहाँ कंटिन्यूस है, कैसे निकालते हैं। देन डिफरेंशिएबिलिटी वाला पॉइंट कि कहाँ कहाँ वो डिफरेंशिएबल होता है, नहीं होता है, और साथ ही साथ हमें कैसे कैसे डिफरेंशिएट करना है सारे लॉजिक लगा के। दैट मीन्स इतने टाइप्स होते हैं डिफरेंशिएशन के, वो तो इसके ऊपर भी मैंने क्लास ले लिया है रिविजन वाला, तो वो आप देख लोगे तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस कर लोगे, तैयारी पूरी है आपकी। क्लियर, ओके। अब चलते हैं 6th चैप्टर पे, और ये क्या है, दैट मीन्स ये आपका पूरा का पूरा 6th चैप्टर के साथ ही फर्स्ट बुक जो है वो हो गया कंप्लीट यहाँ पे। तो देखो 6th चैप्टर जो है उसमें क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि थे अपने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, वो नहीं आ रहा है। साथ ही साथ अप्रॉक्सीमेशन, वो भी नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों टॉपिक एकदम हटा दिए गए हैं। तो अब बचा क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बस 3 पॉइंट, कौन कौन से, एक रेट ऑफ चेंज, ठीक है, और फिर दूसरा क्या बचा है, दूसरा बचा अपना इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, फाइन, एंड तीसरा बचा है अपना मैक्सिमा मिनिमा वाला। ओके, तो ये तीनों टॉपिक जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब हो गए हैं अपने।
ओके, तो ये 3 टॉपिक से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है बात ना? तो ये समझ लो आपकी ये इंपॉर्टेंट हो गया और ये सारे अपने हट गए हैं आपके सिलेबस में से। तो चलो अब इसके आगे के चैप्टर्स भी देख ले, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। और ये रहा अपना नेक्स्ट चैप्टर्स। तो देख सकते हो आप चैप्टर नंबर 7 क्या है अपना, इंटीग्रल्स है। और इंटीग्रल्स में से काफ़ी चीज़ें हटा दी गई हैं। कौन कौन सी? एक तो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन जो होता है ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रल, ये हटा दिया गया है। दैट मीन्स उसके एकदम बेसिक में जो जाके हम समझते थे अब वो आपको नहीं करना है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देख सकते हो। अब दूसरी चीज़ें जो है दैट मीन्स ये क्रॉस होगा ना कि टिक। अब उसके बाद है कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये भी नहीं है। ओके फाइन। एंड देन टाइप ऑफ इंटीग्रल जो कि 7.6.3 में है वो नहीं है आपका। और बहुत सारे नए बुक में तो ये लिया भी नहीं गया है। दैट मीन्स ऑलरेडी उसको हटा के ही बुक आपके प्रिंट हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम से हमने क्वेश्चन देखा हुआ है कि ज़्यादा मार्क्स वाले, दैट मीन्स 6 मार्क का जो पहले थे ना वो आते थे क्वेश्चन, बट अब है ही नहीं, तो आपको इसके बारे में पढ़ना ही नहीं है। लास्ट के चैप्टर्स में एक्सरसाइजेज में थे, तो ये आप छोड़ सकते हो। क्लियर है? तो इंटीग्रल में आपका क्या है, मेनली जो आपके इसके पहले के 7.6.2 तक के जो टाइप्स है ना, बस वहाँ तक ही आपको करना है अच्छे से और समझ के, तो आपका हो जाएगा। यहाँ से और कुछ नहीं करना है। ओके, तो इंटीग्रल में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स देख लेना, वहाँ से आ जाएगा। और साथ ही साथ वो भी ध्यान रखना जो अपनी कॉसेक इनवर्स या फिर सेक इनवर्स या क्वाट इनवर्स वाले जो थे क्वेश्चंस, वो जहाँ जहाँ हैं वो आपको नहीं करना है, वो वहाँ से भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। ओके फाइन। अब चलते हैं 8 पे। यहाँ पे है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में बात कर भी रही थी ना थोड़ी देर पहले, जब हमने देखा था कि यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, तो उसमें जो है पहला टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था कि एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड लाइन। अब कर्व के साथ लाइन का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ठीक है, बस लाइन का क्वेश्चन आ सकता है। और अगर कर्व का आया तो एक्सिस में होगा अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें एकदम सिंपल से कर्व्स, दैट इज के स्टैंडर्ड फॉर्म के जो आपके सर्कल हैं, इलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, वो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, थोड़ा सा भी घुमा के नहीं दिया जाएगा। दैट मीन्स x² + y² = r², इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। r की वैल्यू दे दी जाएगी ऑफकोर्स उस तरह से। ऐसा नहीं कि पहले होता था ना कि एकदम लिख दिया जाता था 2x² देन +3x² प्लस समथिंग, और उसके बाद फिर आपको निकालना होता था कि सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा एग्जैक्टली और कौन कौन से पॉइंट बनेंगे। ऐसा नहीं है, अब बहुत बेसिक से होंगे, आप आराम से देख के बता सकते हो कि किस पॉइंट पे वो कट करने वाला है अपने एक्सिस को, और फिर आपको वहां से उसका एरिया निकालना होगा। क्लियर है बात? डन। तो यहाँ से एरिया बिटवीन 2 कर्व्स भी पहले आते थे। मैंने बताया था ना कि एक सर्कल दे दिया, एक पैराबोला दे दिया और दोनों के बीच का आपको एरिया निकालना होता था। वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो बहुत सिंपल से इसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं। बस आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला प्रॉपर्ली लगाना है, पॉइंट्स लेने हैं प्रॉपर्ली और निकाल लेना है सोल्यूशन। क्लियर? डन। अब आगे आओ और चलते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आप देख सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होता था, जब सोल्यूशन हमारे पास गिवन होते थे या तो फिर फैमिली गिवन होती थी आपके सोल्यूशन की, वहाँ से हमें बोला जाता था कि फॉर्म करना है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो टॉपिक नहीं है, दैट इज 9.4 अब नहीं है। क्लियर है? ओके, ये एनसीईआरटी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो 9.4 या सम जगह पे 7.63, 6.3 इस तरह से ले रही हूँ। ओके, आगे चलते हैं वेक्टर अलजेब्रा पे। वेक्टर अलजेब्रा में आप देख सकते हो कि अपना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते थे एक क्वेश्चन, वो अब नहीं है। और साथ ही साथ कोप्लैनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स भी, तो पता ही है आपको कोप्लैनरिटी हम कैसे निकालते थे, इसी फॉर्मूले की वजह से। तो दैट्स वाई ये दोनों टॉपिक अब नहीं है। क्लियर है? अंडरस्टूड। तो जो बचे हुए हैं वो सारे यहाँ पे हो गए हैं सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। तो चलो अब देख लेते हैं लास्ट के कुछ चैप्टर्स के बारे में। और ये रहे अपने लास्ट के चैप्टर, दैट इज 11, 12 एंड 13। तो देखो इसमें भी क्या आने वाला है और क्या नहीं, आप समझ जाओगे अभी। तो 11 चैप्टर पता ही है आपको 3D है, 3D डायमेंशन, दैट मीन्स 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, दैट मीन्स लॉन्ग आंसर। बट पहले इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते थे, थोड़े से एकदम ट्विस्टेड क्वेश्चन भी रहते थे और फॉर्मूले इसमें इतने सारे होते थे। इस बार आपको सबसे निजात दे दिया गया है। आप देख सकते हो ना, यहाँ से काफ़ी कुछ नहीं है आपके सिलेबस में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन होता था वो खत्म हो गया है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स जो है वो नहीं है। इसके पहले का जो टॉपिक है टिल वहीं तक है, ठीक है। उसके बाद प्लेन जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता था पहले, और यहाँ से क्वेश्चंस तो आते ही आते थे, वो नहीं है। ओके, देन कोप्लैरिटी ऑफ 2 लाइन्स भी नहीं है, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स भी नहीं है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन भी नहीं है, देन एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन भी नहीं है। दैट मीन्स क्वेश्चन में आपका प्लेन वर्ड आएगा ही नहीं, इतना बस समझ लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना एनसीईआरटी में तो बहुत सिंपल से, अब तो आपके पास 2 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज में काम खत्म है, इस तरह से हो गई ये टॉपिक। तो यहाँ से
देखो ये जो प्लेन है ना, इस वाले के बाद में से आपके एनसीईआरटी में से कोई भी एक्सरसाइज आपको नहीं सॉल्व करना है टिल हियर। और यहाँ पे जो एक एक पॉइंट है, ये सारे पॉइंट हटा के जो है आपका बस उतना ही करना है। ओके, तो तभी मैंने आपको लिख के दे दिया था कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मेनली है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ लिख भी देती हूँ मैं। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ओके ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ आपका डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन जो है उस पे जो बेसिक 1-2 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। फाइन, तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं 1-2 उधर से आ जाएंगे, बस इतना ही है, यहाँ से और कुछ ज़्यादा है ही नहीं। एकदम समझ लो कि सिंपल सी लाइफ हो गई है आपकी। ओके, और हो सकता है इसके साथ साथ एंगल बिटवीन टू लाइन्स बोल दिया जाए, वो आ सकता है। फाइन, तो ये सारी चीज़ें तो है ना एकदम से आपके लाइफ को पूरा कॉम्प्लिकेशन से बचा के एकदम सिंपल कर दिया गया है। तो इस बार अगर आपके नहीं आए ना यहाँ से पूरे मार्क्स, तो फिर सही बात नहीं है। ओके, तो एकदम तैयारी में लग जाओ और पूरे स्कोर कर सकते हो आप लोग। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं अपना लीनियर प्रोग्रामिंग। और सही बताओ, लीनियर प्रोग्रामिंग में से भी ना पहले जो क्वेश्चंस आते थे, वर्ड प्रॉब्लम जो आते थे, बच्चे मेनली इसके प्रॉब्लम सॉल्व करना तो बहुत ईजी है, बट वो जो वर्ड प्रॉब्लम होता था, ठीक है, टाइप ऑफ आपको पता ही है 3 टाइप के होते थे वहाँ पे, राइट। तो वो जो टाइप्स होते थे ना, वहाँ से क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करने में ही उनकी हालत ख़राब होती थी, और वो है ही नहीं इस बार। मतलब आपको क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना ही नहीं है, क्वेश्चन एज इट इज़ दे दिया जाएगा छाप के कि हाँ भाई ये है, मैक्सिमाइज करना है इस ऑब्जेक्टिव इक्वेशन को, और ये आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सब लिख दिया जाएगा और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हो गई कि नहीं बात? बहुत सिंपल। नहीं तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होता था, खुद से आपको देखना होता था कि हाँ इसका क्या है ऑब्जेक्टिव, मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इक्वेशन, और क्या क्या है कांस्टेंट। तो इस बार आपको सब कुछ परोस दिया जाएगा, बस आपको खाना है और खाना अच्छे से ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा हो गया है अब। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग वाले प्रॉब्लम्स जो होते थे, मेनली आपके वर्ड प्रॉब्लम्स, वो अब नहीं हैं। ओके, तो मैं लिख देती हूँ सो दैट एकदम समझ में आ जाए आपको कि वर्ड प्रॉब्लम्स इस बार नहीं आएंगे आपके यहाँ से। ओके, अब चलते हैं 13th एंड लास्ट वाला आपका चैप्टर है, वो है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में यकीन मानो मैक्सिमम चीज़ें हटा दी गई हैं। दैट मीन्स रैंडम वेरिएबल से लेते हुए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो था रैंडम वेरिएबल का, देन मीन, देन वेरिएंस और बर्नौलीज ट्रायल्स, ये सारा कुछ अब नहीं आने वाला है। तो बचा क्या आपका यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बचा वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बेस थ्योरम। बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, ये ध्यान रखना। बेस थ्योरम जो है ना, इसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और फिर आपका बचा, और वो भी क्या होगा ना, 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा, बिकॉज आपका एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में तो आने नहीं वाला। केस स्टडी में आएगा तो केस स्टडी में सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कंडीशनल पे आ गए, फिर इंडिपेंडेंट पे आ गए, इस तरह से होंगे। बेस से जो होंगे वो आपका 3 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये सारे जो टॉपिक हो गए, ये आपके हो गए हैं सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, आराम से कर ही सकते हो। क्लियर है? आई थिंक आपको सारी बातें अब समझ में आ गई आपके क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर कि कैसा आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है मैथ्स का। क्लियर? सो आई होप कि मैं आपको हेल्प कर पाई हूँ आपके क्वेश्चन पेपर को समझने में और आपके क्वेश्चन पेपर की तैयारी को आगे बढ़ाने में, राइट। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें आराम से लिख सकते हो, मैं आपकी और भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होगी उसको ट्राई करूँगी सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आज के लिए जो था अपना एग्जाम के बारे में समझने का पूरा कॉन्सेप्ट, आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। तो आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहो। आपको पता ही है कि दिस इज़ लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।